नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का मिंट टॉक इंडिया में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा 4 हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ नंबर 5 दोस्त की पोशाक। और इस वीडियो में हम पाठ के प्रश्नों को हल करेंगे और साथ ही में इस पाठ से संबंधित व्याकरण के प्रश्नों को भी देखेंगे। तो सबसे पहले तुम्हारे सवाल। कहानी के बारे में कोई 5 प्रश्न बनाकर नीचे दी गई जगह में लिखो। तो कहानी को पढ़ के आपके मन में क्या क्या प्रश्न आते हैं? सबसे पहले, नसीरुद्दीन किससे मिलकर बहुत खुश हुआ? दूसरा प्रश्न, जमाल साहब नसीरुद्दीन के साथ मोहल्ले में घूमने से क्यों मना कर रहे थे? तीसरा प्रश्न, नसीरुद्दीन ने जमाल साहब को कैसा अचकन पहनने को दिया? चौथा प्रश्न, क्या सुनकर जमाल साहब के घड़ों पानी पड़ गया? और आखिरी प्रश्न, क्या नसीरुद्दीन ने जानबूझकर गलती की? कॉपी में हमें उनके उत्तर भी लिखने हैं। तो प्रश्न नंबर 1, नसीरुद्दीन किससे मिलकर बहुत खुश हुआ? उत्तर, नसीरुद्दीन अपने पुराने दोस्त जमाल साहब से मिलकर बहुत खुश हुआ। दूसरा प्रश्न था, जमाल साहब नसीरुद्दीन के साथ मोहल्ले में घूमने से क्यों मना कर रहे थे? उत्तर, जमाल साहब नसीरुद्दीन के साथ मोहल्ले में घूमने से मना कर रहे थे क्योंकि उनको अपनी पोशाक मामूली लग रही थी और वो मामूली पोशाक में लोगों से नहीं मिलना चाहते थे। प्रश्न 3, नसीरुद्दीन ने जमाल साहब को कैसा अचकन पहनने को दिया? उत्तर, नसीरुद्दीन ने जमाल साहब को एक भड़कीला अचकन पहनने को दिया। प्रश्न 4, क्या सुनकर जमाल साहब के घड़ों पानी पड़ गया? उत्तर, जब नसीरुद्दीन ने अपने पड़ोसी से यह कहा कि जमाल साहब ने जो अचकन पहनी है वह उनकी ही है, तब जमाल साहब का घड़ों पानी पड़ गया। आखिरी प्रश्न, क्या नसीरुद्दीन ने जानबूझकर गलती की थी? कौन सी गलती? बार बार पोशाक के बारे में बोलने की गलती। तो उत्तर है नहीं, नसीरुद्दीन ने जानबूझकर गलती नहीं की थी। उसे इस बात की समझ नहीं थी कि कहाँ पर कैसी बातें करनी चाहिए। अगले पृष्ठ पे, नसीरुद्दीन और जमाल साहब बन ठन कर घूमने के लिए निकले। तुम बन ठन कर कहाँ कहाँ जाते हो? उत्तर, मैं बन ठन कर विवाह समारोह यानी कि किसी के मैरिज सेरेमनी में, जन्मदिन समारोह किसी के बर्थडे पार्टी में और त्योहारों में घूमने जाता हूँ। बन ठन कर मतलब सज संवर कर, अच्छे से सज धज कर। अगला प्रश्न, तुम किस किस तरह से बनते ठनते हो? तो हम नए कपड़े पहनते हैं, नए जूते पहनते हैं और अच्छे से सज धज कर यानी कि बनते ठनते हैं। तुम्हारी समझ से। प्रश्न क, तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसीरुद्दीन से क्या कहा होगा? उत्तर, तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने कहा होगा कि बस अब मुझे कहीं और नहीं जाना, चलो घर वापस चलते हैं। प्रश्न ख, जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते होंगे? उत्तर, जमाल साहब अपने मामूली कपड़ों में घूमने नहीं जाना चाहते थे क्योंकि शायद वे यह सोचते थे कि लोग उनके मामूली कपड़े देखकर उनको भी मामूली व्यक्ति समझेंगे, क्योंकि अक्सर हमारे कपड़ों से ही हमारे विशेष होने का या फिर मामूली होने का परिचय मिलता है। तो जमाल साहब भी यही सोच रहे होंगे कि अगर कपड़े अच्छे हों तो लोग मेरे बारे में भी अच्छा इम्प्रेशन रखेंगे। प्रश्न ग, नसीरुद्दीन अपनी अचकन के बारे में हमेशा क्यों बताते होंगे? उत्तर, उन्हें अपना अचकन बहुत प्रिय होगा और वह सबको उसके बारे में बताने की इच्छा रखते होंगे। अब हम करेंगे गपशप। जब जमाल साहब और नसीरुद्दीन हुसैन साहब के घर से बाहर निकले तो उन्होंने अपनी बेगम को नसीरुद्दीन और जमाल साहब से मुलाकात का किस्सा सुनाया। किस्सा मतलब इंसिडेंट, स्टोरी सुनाया। बेगम मतलब वाइफ, हुसैन साहब की पत्नी।
उन दोनों के बीच में यानी कि हुसैन साहब और उनकी वाइफ पत्नी के बीच में क्या बातचीत हुई होगी उन्हें लिखो। तो हमें यहाँ पे बेगम और हुसैन साहब के कन्वर्सेशन को लिखना है यानी कि बातचीत को लिखना है। बेगम ने शायद पूछा होगा कौन आया था। हुसैन साहब ने बताया होगा नसीरुद्दीन अपने दोस्त के साथ आया था। फिर शायद बेगम ने पूछा होगा तो फिर इस बार नसीरुद्दीन ने क्या मज़ेदार बात कही। हुसैन साहब ने कहा होगा नसीरुद्दीन ने अपने दोस्त जमाल साहब का परिचय कराते हुए कहा कि उन्होंने जो अचकन पहनी है वह उनकी ही है। बेगम को ये बात ज़रूर कुछ अजीब सी अटपटी लगी होगी। उन्होंने कहा होगा तब तो वह अचकन ज़रूर नसीरुद्दीन की ही होगी। फिर हुसैन साहब ने कहा होगा मुझे भी यही लगता है। बेगम का कहना होगा फिर तो जमाल साहब बहुत शर्मिंदा हुए होंगे। और हुसैन साहब ने आखिरी में कहा होगा हाँ, उनके चेहरे से तो ऐसा ही लग रहा था। घूमना फिरना। नसीरुद्दीन ने कहा चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। जब नसीरुद्दीन अपने दोस्त से मिले यानी कि जमाल साहब से मिले, वे उसे अपना मोहल्ला दिखाने ले गए। जब तुम अपने दोस्तों से मिलते हो तब तुम क्या क्या करते हो? जब मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ तब मैं अपने सारे खिलौने निकाल कर उनके साथ खेलता हूँ। बाहर किसी मैदान में जाकर क्रिकेट खेलता हूँ, खूब गपशप करता हूँ और माँ के बनाए हुए पकवान यानी कि स्नैक्स खाता हूँ। जब आप भी अपने दोस्तों से मिलते हैं तो इनके अलावा और क्या क्या करते हैं आप उनके बारे में भी लिख सकते हैं। अगला है करके दिखाओ। नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, तुम्हें इनका अभिनय करना है। अभिनय मतलब एक्टिंग करके दिखानी है, जैसे हम डम्ब शराड्स खेलते हैं ना। तो यहाँ पे नीचे जो मुहावरे या फिर सेंटेंसेस दिए गए हैं हमें उनका एक्टिंग करके दिखाना है। उसके लिए आपको मतलब समझना है। सबसे पहले बन ठन कर घूमने के लिए निकलना, इसका मतलब होता है सज संवर कर अच्छे से कॉम करके कपड़े पहन के जूते पहन के घूमने के लिए निकलना। दूसरा है घड़ों पानी पड़ना। इस मुहावरे का अर्थ है शर्मिंदा होना, एम्बैरस होना, शर्म महसूस करना। तीसरा है मुंह बनाकर शिकायत करना। इसका मतलब है चेहरे पर अप्रसन्नता, असंतोष का भाव प्रकट करना। मतलब कोई चीज़ हमें पसंद नहीं आई, उसे हम अपने फेस के एक्सप्रेशन से कैसे दूसरों को बताते हैं। चौथा है गर्मजोशी से स्वागत करना। इसका मतलब है उत्साह से, एक्साइटमेंट के साथ, जोश और बहुत खुशी से किसी का स्वागत करना। चौथा है नाराज़ होना। इसका मतलब है कि गुस्सा होना। और लास्ट है देखते ही रह जाना। इसका मतलब है चकित होकर चुपचाप देखते रह जाना। जब हमें कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है हम चुपचाप सरप्राइज होकर उसकी तरफ देखते रहते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि अरे वाह कितना अच्छा है। उसी को कहते हैं देखते रह जाना। पेज नंबर 40 में है घड़ों पानी पड़ना। इस मुहावरे को सुनकर मन में एक चित्र सा बनता है ना। घड़ा मतलब कि पॉट। पॉटर ने मिट्टी से घड़ा बनाया है और अगर मिट्टी के पॉट में पानी गिर जाए तो क्या होगा? पूरा कीचड़ कीचड़ हो जाएगा, पॉट खराब हो जाएगा। इसी तरीके का चित्र बनता है। तुम भी किन्हीं दो मुहावरों के बारे में चित्र बनाओ। तो पहला मुहावरा है सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। सिर मतलब हमारा सिर, हेड। मुंडाना मतलब जब हम अपने पूरे सर के बाल कटवा लेते हैं, हेड को शेव कर लेते हैं, उसे कहते हैं सिर को मुंडाना। ओले पड़ना मतलब आसमान से बर्फ की बारिश होना। बर्फ जो बड़े बड़े पत्थरों के रूप में आसमान से गिरते हैं उसे हम कहते हैं ओले। जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हो, इस बच्चे ने अपने सिर को मुंडाया, पूरे हेड को शेव कर लिया और वैसे ही आसमान से ओले पड़े। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? किसी भी काम को शुरू करते ही उसमें मुसीबत आ जाना। मतलब कि अभी अभी हमने अपने हेड को शेव करवाया और अभी अभी ठंडे ठंडे ओलों की बारिश हो गई। अगला मुहावरा है ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट यानी कि कैमल, जिसका बॉडी बहुत बड़ा होता है, और जीरा कैसा होता है? एक छोटा सा दाना। अगर ऊंट के मुंह में एक जीरे का दाना हम रख देंगे तो ऊंट को क्या कुछ समझ में आएगा कि उसके मुंह में क्या है?
कुछ नहीं समझ में आएगा। इसीलिए इस मुहावरे का अर्थ है आवश्यकता से बहुत कम प्राप्त होने वाली चीज़। मतलब कि हमारे बॉडी के हिसाब से हमें तो बहुत मिलना चाहिए था, लेकिन मिला एक छोटा सा दाना। उसे कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। अगला मुहावरा है दिया तले अंधेरा। इस मुहावरे को आपने 3rd स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। दिया जब जलता है आसपास पूरे एरिया में रोशनी कर देता है, लेकिन दिया के नीचे उसके शैडो की वजह से अंधेरा हो जाता है। उधर रोशनी नहीं फैलती, दिया के एकदम नीचे। इस मुहावरे का अर्थ होता है दूसरों को उपदेश देने वाले व्यक्ति का खुद का आचरण अच्छा ना होना। और आखिरी मुहावरा है ईद का चांद होना। ईद का चांद एक क्रेसेंट शेप का बहुत सुंदर सा चांद होता है जो ईद फेस्टिवल के समय ही हमें आसमान में दिखाई देता है। लेकिन क्या ये पूरे साल भर दिखता है? नहीं दिखता है, या फिर सिर्फ ईद के वक्त ही दिखता है। इसीलिए इस मुहावरे का अर्थ है किसी व्यक्ति का या फिर किसी चीज़ का बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। तो इन मुहावरों के भी चित्र आप अपने कॉपी में बना सकते हैं। नेक्स्ट वी विल स्टडी द ग्रामर। इस पाठ से संबंधित व्याकरण है विशेषण। समझ लेते हैं पहले। नसीरुद्दीन एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए थे। अचकन तो पता ही है आपको, लॉन्ग कोट। लेकिन वो लॉन्ग कोट कैसी थी? वो सिंपल सा अचकन नहीं था, वो एक भड़कीला अचकन था। भड़कीला शब्द बता रहा है कि अचकन कैसी थी, मतलब अचकन के क्वालिटी के बारे में बता रहा था, किसी भी चीज़ के गुण के बारे में जो बताता है। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहते हैं। आपने 2nd स्टैंडर्ड से इस तरीके के डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को पढ़ा है। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को ही हिंदी में विशेषण कहा जाता है। मतलब भड़कीला, पुराना, ऐसे शब्द जो किसी के बारे में कुछ खास या विशेष बातें बता रहे हों, किसी चीज़ के क्वालिटी के बारे में बता रहे हों, हम इन्हें विशेषण कहते हैं। कहानी में से ऐसे ही और शब्द छांटो जो किसी के बारे में कुछ बताते हों। एक एग्जाम्पल है पुराना दोस्त, वैसे ही खास दोस्त, मामूली पोशाक, तुम्हारी अकल, अन्य पड़ोसी, अपने कपड़े, तुम्हारा पड़ोसी और अपनी अचकन। विशेषण के ऊपर कुछ वर्कबुक क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्दों पर गोले लगाइए। इस सेंटेंस में जो भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं हमें उन पर सर्कल लगाना है। पहला, बाघ एक हिंसक पशु है। बाघ एक पशु है, एक जानवर है, वो तो हमें पता ही है, लेकिन वो पशु कैसा है? वह एक हिंसक पशु है। दूसरा, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। पुत्र की विशेषता बताइए, कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। 4 है विशेषण शब्द। नंबर 3, लोकेश के घर में कई पौधे हैं। कितने पौधे हैं? कई पौधे, इसीलिए कई विशेषण शब्द हैं। चौथा, कौवे की बोली कर्कश होती है। बोली उसकी कैसी है? कर्कश है, इसीलिए कर्कश विशेषण शब्द है। कर्कश का मतलब है रफ, जो स्मूथ नहीं है। नंबर 5, रोगी का स्वास्थ्य अच्छा है। स्वास्थ्य कैसा है? अच्छा, इसीलिए अच्छा विशेषण शब्द है। नंबर 6, यह पिंजरा शेर का है। पिंजरा कौन सा है? यह पिंजरा, विशेषण शब्द है यह। नंबर 7, बालक थोड़ा भोजन करके सो गया। कितना भोजन करके सो गया? थोड़ा भोजन, थोड़ा विशेषण शब्द है। नंबर 8, नीम के फल कड़वे होते हैं। फल कैसे हैं? कड़वे हैं, इसीलिए कड़वा विशेषण शब्द है। नंबर 9, राम और श्याम में गाढ़ी मित्रता है। मित्रता कैसी है? गाढ़ी है, मतलब गहरी है। गाढ़ी विशेषण शब्द है। और नंबर 10, यह गोलू का 7वां जन्मदिन है। कौन सा वाला जन्मदिन है? 7वां, इसीलिए 7वां विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश में विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। यहाँ पे लिखा है लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। कौन से प्रधानमंत्री? दूसरे। वे सादा जीवन, उच्च विचार में विश्वास रखते थे। जीवन कैसा था? सादा था। विचार कैसा था? उच्च था, इसीलिए उच्च भी विशेषण शब्द है। उसी तरीके से पूरे
गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको इतने सारे विशेषण शब्द मिलेंगे। नंबर 3, कोष्ठक में दिए गए मतलब ब्रैकेट में दिए गए शब्दों में से उचित विशेषण चुनकर रिक्त स्थान भरिए। नंबर 1, शरीर में डैश छिद्र होते हैं। छिद्र मतलब पोर्स। तो हमारे शरीर में अनगिनत मतलब अनकाउंटेबल, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, उतने छिद्र होते हैं। बहुत सारे पोर्स होते हैं हमारे बॉडी में। नंबर 2, त्रिभुज डैश भुजाओं से घिरा होता है। त्रि का मतलब तो पता ही है, नंबर 3, इसलिए त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरा होता है। नंबर 3, गेंदे डैश होती है। गोल या गोलीय, गोल होती है। नंबर 4, बच्चे डैश होते हैं। भोला या भोले। बच्चे क्योंकि प्लूरल है, एक से ज़्यादा, इसीलिए हम लिखेंगे भोले होते हैं। नंबर 5, हिमालय सबसे डैश पर्वत है। ऊंचा या ऊंचे। हिमालय को हम एक लंबी पहाड़ी श्रृंखला मानते हैं, इसीलिए इसको हम प्लूरल नहीं सिंगुलर लिखते हैं और हम लिखेंगे हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। नंबर 6, दीपक डैश कक्षा का विद्यार्थी है। वो 6ठी कक्षा का विद्यार्थी है। वापस चलते हैं अपने पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों की तरफ। शब्दों का हेरफेर। झूठा, जूठा, इन शब्दों को बोलकर देखो। ये मिलती जुलती आवाज़ें वाले शब्द हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन लगभग एक जैसा ही होता है, लेकिन मीनिंग यानी कि अर्थ बहुत अलग अलग होता है। ज़रा से अंतर से भी शब्द का अर्थ बदल जाता है। नीचे इसी तरीके के कुछ शब्दों के जोड़े दिए गए हैं। इन सब के अर्थ अलग अलग हैं। इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सबसे पहला शब्द है घड़ा और दूसरा शब्द है गड़ा। घड़ा का मतलब होता है पॉट, जो मिट्टी से बनता है, और गड़ा का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना, टू मेक समथिंग। हम वाक्य में कैसे प्रयोग कर सकते हैं? मिट्टी से घड़ा बनाया जाता है और कुम्हार ने मिट्टी के बर्तन गढ़े। दूसरे शब्द का जोड़ा है घूम और झूम। घूम का मतलब होता है कहीं पे घूमने जाना, टू रोम अराउंड समवेयर, और झूम का मतलब होता है मस्ती में झूमना, डांसिंग इन हैप्पीनेस। घूम से हम वाक्य बनाएंगे मुझे घूमने जाना बहुत अच्छा लगता है, और झूम से हम बना सकते हैं अच्छे अंक मिलने पर मैं खुशी से झूम उठी। तीसरे शब्दों का जोड़ा है राज और राज। अर्थ क्या है? राज का मतलब होता है टू रूल समवेयर, कहीं पे राज करना, और राज का मतलब होता है सीक्रेट। वाक्य कैसे बनाएंगे? जंगल में शेर का राज चलता है। शेर ही राजा होता है, और राज से यह राज की बात किसी से ना कहना, डोंट टेल दिस सीक्रेट टू एनीवन। चौथे शब्द का जोड़ा है फन और फन। इस शब्द में भी फ के नीचे नुक्ता लगाया गया है, इसीलिए इसका उच्चारण बदल के फन हो गया है। फ न फन और फ न फन। फ न फन का मतलब होता है हुनर, खूबी या फिर टैलेंट, और फ न फन का मतलब होता है सांप का फन, जो सांप का सिर होता है। वाक्य प्रयोग करेंगे। आज बहुत सारे फनकार अपने अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे, और फन से वाक्य बनेगा कोबरा सांप का फन बहुत बड़ा होता है। पांचवें शब्द का जोड़ा है सजा और सजा। सजा मतलब डेकोरेशन, किसी चीज़ को सजा के रखना, और सजा का मतलब होता है पनिशमेंट। सजा से हम वाक्य बना सकते हैं कि नेहा ने अपना घर बहुत सुंदर से सजा के रखा है, और सजा से हम वाक्य बनाएंगे चोरी करने की बहुत बड़ी सजा होती है। आखिरी शब्द का जोड़ा है खोल और खौल। खोल का मतलब होता है किसी चीज़ को खोलना, टू ओपन समथिंग, और खौल का मतलब होता है बॉयल होना। खोल से हम वाक्य बना सकते हैं जल्दी से दरवाज़ा खोल दो, और खौल से हम वाक्य बना सकते हैं पानी खौल गया है, चाय पत्ती डाल दो। इससे संबंधित
थोड़े और भाषा आधारित प्रश्न हम करेंगे। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए और अपने मन से वाक्य बनाइए। पहला शब्द गपशप। गपशप का अर्थ होता है बातें करना। वाक्य, मेरे दोस्तों के आने पर मैं खूब गपशप करता हूँ। दूसरा शब्द बन ठन कर। अर्थ होता है सज संवर कर और वाक्य है, त्योहारों में हम बन ठन कर घूमने जाते हैं। तीसरा शब्द मुलाकात, जिसका अर्थ है किसी से मिलना और वाक्य है, आज बहुत दिनों के बाद मेरे बचपन के दोस्त से मुलाकात हुई है। चौथा शब्द है स्वागत, जिसका मतलब होता है किसी अतिथि का प्रेम से अभिवादन करना। वाक्य, हम अतिथियों का दिल से स्वागत करते हैं। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा यानी कि नेमिंग वर्ड्स, नाम वाले शब्द, और क्रिया यानी कि डूइंग वर्ड्स शब्द छांट कर लिखिए। पहला वाक्य, मोहल्ले में घूम आए। इस वाक्य में संज्ञा या फिर नेमिंग वर्ड क्या है, जिसका कोई नाम है, वो है मोहल्ला। और क्या काम यहाँ पे हो रहा है, डूइंग वर्ड, वो है घूमने जाना। घूम आए क्रिया है। नंबर 2, जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया। संज्ञा इसमें जमाल साहब है और क्रिया मतलब कि डूइंग वर्ड मना कर दिया। नंबर 3, गपशप होने लगी। संज्ञा इसमें है गपशप और क्रिया है होने लगी। आखिरी है गलती हो गई। इसमें संज्ञा है गलती और क्रिया है हो गई। और इसी के साथ हमने सारे भाषा आधारित प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है और हमारा पार्ट 2 खत्म होता है। पार्ट 1 में हमने अध्याय के व्याख्या को हिंदी और इंग्लिश वर्ड मीनिंग के साथ अच्छे से समझाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न या फिर डाउट हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी हमारे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एवं आपका दिन शुभ हो।